आज की इस वीडियो हम क्लास 11th में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। आज हम जो आपका सेम पेपर लॉन्च हुआ है फिजिक्स का डीओई की तरफ से, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट कर लिया है, तो फिर एक बार जितने ही बच्चों ने सेक्शन ए वाली वीडियो नहीं देखी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर से आप विजिट करके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर आज हम सेक्शन बी कवर करेंगे। जितने ही बच्चों ने सेक्शन ए वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक बार डिस्कशन चेक कर लेना। और बाकी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका डीओई का सेम पेपर है जो फिजिक्स का लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर से आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है। पर आज हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और बाकी सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो यहाँ पर आपको बोला गया है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटीएम। तो फिर यहाँ पर आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है 10 एटीएम के इक्वल, और यहाँ पर आपको पता है एटीएम से अगर हम पास्कल में जाना चाहें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस का आपका फॉर्मूला होता है प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी। तो फिर यहाँ पर से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये बोला गया कि आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज बताना है वॉल्यूम में, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर है आपका 10 एटीएम के इक्वल। और आप जानते हैं एटीएम को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये होता है आपका 1.013 इंटू 10 पास्कल। और यहाँ पर अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो फिर ये हो जाएगा आपका 1.013 इंटू 10 पास्कल। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, आपको बल्क मॉडुलस पता होना चाहिए। बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास स्लैब ये होता है आपका 37 गीगा पास्कल, और गीगा पास्कल को हम 10⁹ भी लिख सकते हैं, इतने पास्कल। अब यहाँ पर आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्क मॉडुलस होता है आपका प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय ओरिजिनल वी। और यहाँ पर से इसको नीचे वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी बाय वी और पी बाय बल्क मॉडुलस। और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्रेशर की अभी हमने वैल्यू निकाली, ये वाली 1.013 इंटू 10⁶ अपॉन बल्क मॉडुलस होता है आपका 37 इंटू 10⁹। अब यहाँ पर से इसको जब आप डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन में आपको बोला गया कैन अ मैन वॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जस्टिफाई। तो फिर यहाँ पर जो अगर कोई भी वॉक करेगा तो फिर वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल होगा। तो फिर यहाँ पर इसका आंसर है यस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्सेस के कंपोनेंट कर रखे हैं वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रखे हैं और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला है वो यहाँ पर आपका चलने में मदद करता है, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका mg को बैलेंस करता है। तो फिर यहाँ पर से जो आपका फोर्स के रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। इसी में आपका बी पार्ट है। यहाँ पर आपको बोला गया कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फिर यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एंगल भी गिवन है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है। तो फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका u² sin 2θ बचते g। तो फिर यहाँ पर इसका यूज करके इसका हम आंसर निकालते हैं। यहाँ पर आपको 20 के और वाले पार्ट में कहा गया कि यहाँ पर आपके पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपको बोला गया कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा है आपका 30 डिग्री का। और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का आपका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन में g। अब यहाँ पर से u की वैल्यू आपको पता ही है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा sin 2θ यानी कि 2 इंटू 30 डिग्री, और अपॉन में हो जाएगा आपका g की वैल्यू होती है आपकी 10। यहाँ पर से 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 20√3। अगर आप √3 की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर आप वैल्यू रख देना 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4, 6 और ये आ जाएगा आपका 34। और 2 के बाद सॉरी यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 34.64 मीटर। ये हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। 21 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक आपका ऑब्जेक्ट है एम मास का, जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो फिर यहाँ पर जो आपका थीटा है वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री का। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस मैथड अगर आपको आता है तो फिर यहाँ पर से आप कैलकुलस मैथड से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जो आपका वर्क डन होता है वो होता है आपका F.S, यानी कि F वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इंटू में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा। और यहाँ पर आपको पता है थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो फिर कॉस 0 कितना होता है 1। तो फिर यहाँ पर से वर्क क्या हो जाएगा F.S कॉस 0 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका F.S। अब यहाँ पर हमें थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी के लिए चाहिए, तो फिर DW डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो फिर ये हो जाएगा हमारा F.DS, और यहाँ पर से DW इज इक्वल टू फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सक्लेरेशन DS, और यहाँ पर से DW इज इक्वल टू एक्सक्लेरेशन को हम कर सकते हैं dV/dt इंटू में DS है आपका, और यहाँ पर से DW इज इक्वल टू में M dV इंटू में dt को इसके नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका DS/dt, और ये होता है आपका वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पर से DW इज इक्वल टू MV dV हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर W तक, और ये M आपका कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका U से लेकर V तक। अब यहाँ पर से ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपका W, लिमिट हो जाएगी 0 से W तक, और ये हो जाएगा आपका M V²/2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका U से लेकर V तक। और यहाँ पर वैल्यू डालते हैं W-0 इज इक्वल टू M V² - U²/2, यानी कि W इज इक्वल टू M V²/2 माइनस में M U²/2। अगर आपको दिख रहा हो तो फिर ये आपकी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल। तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर वर्क डन हो गया आपका डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फिर यहाँ पर से ये जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। 21 क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि लीनियर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर, और यहाँ पर आपको इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। यहाँ पर आपको 22 क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो स्केलर है या फिर वेक्टर। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। लीनियर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी वाला टर्म है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस वजह से जो ये लीनियर मोमेंटम है ये आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर आपको इसका जो है इसकी आपको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो फिर यूनिट हो जाएगी आपकी एम से होता है आपका मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, और वेलोसिटी की होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाए डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर से केजी यानी कि एम, और एम से होता है आपका मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड हो गया आपका T⁻⁻1। तो फिर ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला, और ये हो गया आपकी यूनिट, और ये जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसी में आपका और वाला पार्ट है कि यहाँ पर आपको न्यूटन सेकंड लॉ
को स्टेट करना है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसमें बोला गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to applied external force। यहां पर आपको बोला गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि लीनियर मोमेंटम dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल भी बताने थे, तो फिर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यहाँ पर पुशिंग अ कार, और एग्जाम्पल की बात की जाए तो फिर हो जाएगा आपका राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो फिर ये दोनों एग्जाम्पल आपके सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपका 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब भी हम स्प्रिंकल करते हैं ऑयल को किसी भी वाटर सरफेस पर, तो फिर वहां पर क्या होता है कि जो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो वहां पर से डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्ट करती है वो लेसर सरफेस एरिया से हायर सरफेस एरिया पर एक्ट करती है। तो फिर यहाँ पर जिस वजह से जो आपका जो सी वाटर है वो वहां पर शांत रहता है। तो फिर यहाँ पर इसका इंग्लिश में आंसर लिखेंगे स्प्रिंकलिंग ऑयल reduces the surface tension of seawater due to which a net force acts from lesser surface area to more surface area than it comes to the seawater। तो फिर ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। पहला है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। तो फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise 1 degree temperature of 1 gram of a substance is called its specific heat कैपेसिटी। यानी कि यहां पर आपको बोला गया है कि जो एनर्जी लगती है, हीट एनर्जी लगती है रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर यहाँ पर दूसरा आपको यहाँ पर बोला गया है कि मोलर हीट कैपेसिटी, तो फिर इसकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं, जिसको सी से डिनोट कर सकते हैं आप। ये होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise 1 degree temperature
ऑफ 1 मोल, यहां पर 1 ग्राम की बात हो रही थी, यहां पर 1 मोल की बात हो रही है, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी। तो फिर यहां पर इन दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, और यहाँ पर क्या था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दिस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि अगर किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है और उसको इन्फिनाइट कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है अगर वो इन्फिनाइट हो जाती है, व्हेन द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इन्फिनाइट, then no change in temperature, whether heat is taken in or given out। यानी कि यहां पर आपको बोला गया यार किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है अगर उसको इन्फिनाइट कर दिया जाता है तो फिर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा जब कभी भी हम अगर उसमें से हीट अगर उसको हम हीट दे दें या फिर हीट निकाल लें। तो फिर यही आपका इसका मतलब था। बाकी इसमें आपको सेकंड पॉइंट ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइन करना है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो फिर आइए ट्रिपल पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं वाटर के। तो फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेटेड वेपर प्योराइज and melting ice are all in equilibrium is known as triple point of वाटर। और यहाँ पर जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है आपका 16 केल्विन के इक्वल। तो फिर ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट में किसी नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।